जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट के लिए क्लास 7th की हिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर कवर किए। ये हमारा एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट रहेगा। इसमें हम लोग चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10 तक कवर करेंगे। इन अगर आप पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ यहाँ पर मेरे द्वारा पीडीएफ में डाला गया है। हम यहाँ पर 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इन 6 चैप्टर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा 55 से 60 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। आप बुक से पढ़ने जाओगे, 6 चैप्टरों को आपको पढ़ने में मैं समझता हूँ 6 दिन लग जाएंगे। और आप इसका रिवीजन करोगे तो पीडीएफ का रिवीजन आप मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो थंबनेल पर नंबर है या 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो। इस ग्रुप में आप लोगों को एसएसटी के एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एनसीईआरटी का ही मिलेगा, जो मेरे द्वारा खुद बनाया गया। इसके अलावा 150 मार्क्स का जो पूरा पेपर आता है, इसके 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ दे दिए जाएंगे। इसके अलावा 60 मार्क्स की एसएसटी आएगी, इसके 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे विद पेडागोजी, जिसमें पेडागोजी भी आपकी शामिल रहेगी। ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जब आप इस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। इस ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और ग्रुप में ऐड होने के लिए आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो। हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सफिशिएंट हमारे पास टाइम है। पॉलिटी ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री क्लास 6 की हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 7th की हिस्ट्री का हम लोग एक पार्ट कवर कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट रहेगा हिस्ट्री का। इसके अलावा 2 पार्ट में हम लोग 8th की हिस्ट्री, उसके अलावा 3 क्लास में हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। तो विद इन 4 से 5 दिनों में हमारा कोर्स कंप्लीट एक तरीके से। फिर पेडागोजी विद प्रैक्टिस हम लोग लगातार करते चलेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास 7th की एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़। इन 6 चैप्टर्स का आपको यहाँ पर पूरा निचोड़ देखने के लिए मिलेगा। चैप्टर नंबर हमारा 5 रहने वाला है, जिसका नाम है शासक और इमारतें। चैप्टर नंबर 5 हमारा शासक और इमारतें हैं। तो इसमें दे रखा है, देखिए, कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। कुतुब मीनार कितनी ऊंची है? 5 मंजिला इमारत है। इसकी पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। तो ये पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, क्या शुरुआत किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था। इतना आप याद रखिएगा। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी। तो रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, बूंदी में स्थित है। और बूंदी कहां पर है? राजस्थान में है। यहां आपको इतना क्लियर हो गया कि बावड़ी का निर्माण रानी नाथावत जी ने कराया था। और ये रानी नाथावत जी थी, ये कौन थी? बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी। ये कौन थी? बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की ये रानी थी। इन्होंने रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी राजस्थान में करवाया था। कब? 1699 में करवाया था। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश की राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। 2 लाइन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार। 2 लाइन में ही आपके यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन तैयार। क्या क्या याद रखिए? देखिए, सबसे पहले कंदरिया महादेव मंदिर शिव की स्तुति में बना। महादेव मंदिर तो आप समझ ही चुके होंगे। इसका निर्माण चंदेल राजवंश के किसने कराया? राजा धंगदेव ने करवाया। कब करवाया? 1999 में करवाया। इतने पॉइंट्स आपके 2 लाइन से ही कंप्लीट हो गए। एग्जामिनर कितना घुमाएगा, कहां तक घुमाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ये हो चुका है आपका
राजेश्वर मंदिर का निर्माण, राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? एक तरीके से राजा राजदेव ने। किस लिए? अपने देवता राजेश्वरम की उपासना के लिए बनवाया था। नेक्स्ट आपका, फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। किसमें? फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का जो वर्णन हुआ है वो कैसे हुआ है? अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है, फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आब शब्द है, फारसी शब्द है आब, इसका अर्थ होता है पानी। इसका क्या अर्थ है? पानी इसका अर्थ है। 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ, कौन? श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर क्या किया? आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। और राजा सेन ने शासन कब से किया? 831 से 851 तक। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। ठीक है ना, 9वीं शताब्दी के आरंभ में। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जे का निर्माण 1648 में पूरा हुआ। कब? 1648 में पूरा हुआ। हुमायूं के मकबरे का निर्माण ये जो हुआ था आपका 1562 से लेकर 1571 के बीच में हुआ। किसका? हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1562 से लेकर 1571 के बीच हुआ। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। जो शाहजहां के सभा भवन थे ये जो बनाए गए थे ये मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला कहा जाता था। उसका जो सिंहासन था जिस मंच पर रखा था उसे किबला कहा जाता था। और किबला क्या होता है? मैंने आपको 6 में शायद बताया है ये, कि नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। और वो कहाँ करते हैं ये मैंने आप कमेंट में बताइए, मैंने बताया भी था और ये भी बताया था कि भारत में वो पश्चिम की ओर है। भारत में वो पश्चिम की ओर है। ये भी मैंने आपको हिंट दी थी कि भारत में मुसलमान किस ओर करके नमाज पढ़ते हैं, तो मैंने बताया था कि किस की तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ते हैं। सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑफियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। किसे? यूनानी देवता ऑफियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। पहले उसकी राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। और आगरा के ताजमहल का निर्माण 1643 में पूरा हुआ। किसने कराया था? शाहजहां ने ये बनवाया था। किसने? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, मुमताज की याद में। और ये कहाँ पर है आप याद रखिएगा, ताजमहल आगरा में है। और आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और ये यूपी याद रखिएगा, ठीक है ना। इतना सब कुछ आप लोग इस पॉइंट से याद रखिएगा। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर के का अंदरूनी भाग जो है ये 1590 में बना। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। ये सब कुछ डाटा जो है, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो भी बताया जा रहा है, ये सब कुछ एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर आप देखिए ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ग्रुप ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पर आप मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और जिन मेरे साथियों ने, मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हर ग्रुप में, हर एक ग्रुप में, हर एक साथी के पास, हर एक फ्रेंड के पास आपको इस वीडियो को शेयर करना है। और चैनल को उनसे सब्सक्राइब कराना है, खुद भी करना है। एक प्यारा सा कमेंट आप मेरी मेहनत के लिए भी कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चैप्टर हमारा रहने वाला है 6, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नोट्स तैयार किए गए हैं, यहाँ जो बनाया गया है पीडीएफ, ये एनसीईआरटी का निचोड़ बनाया गया है। बुक पढ़ने में इतना टाइम लगेगा, इससे 10 गुने कम टाइम में आप इन नोट्स पढ़ सकते हो। बेस्ट नोट आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए चैप्टर 6 है
नगर व्यापारी और शिल्पजन, ये चैप्टर नंबर 6 का नाम है। भिल्लल स्वामिन, ये क्या है, भीलसा या विदिशा, ये कहां पर है, ये आपकी एमपी या मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है सोमनाथ का मंदिर, ये कहां पर है, सोमनाथ ये है गुजरात में। कांचीपुरम कहां पर है, कांचीपुरम आपका है तमिलनाडु। और तिरुपति कहाँ है, ये मदुरई और आंध्र प्रदेश में है। कहां पर, मदुरई आंध्र प्रदेश में है क्या, तिरुपति। बिल्लल स्वामिन एमपी, तिलता या विदिशा भी से बोलते हैं, सोमनाथ गुजरात, कांचीपुरम तमिलनाडु और तिरुपति आपका मदुरई आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। वृंदावन कहां पर है, वृंदावन आप जानते हो उत्तर प्रदेश में है, यूपी, ठीक है ना, मथुरा जिले में पड़ता है, ये मथुरा जिला है इसका। तिरुवन्नमलाई ये आपका तमिलनाडु में है। अजमेर राजस्थान, यानी कि अजमेर कहां पर है, अजमेर राजस्थान में है। 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। ये पूछा जाए चौहान राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो अजमेर थी। मैंने हिंट के लिए डाल दिया कि अजमेर कहाँ है आपका, राजस्थान में है, अजमेर राजस्थान में है। यहाँ से थोड़ी दूर पुष्कर में आप जानते हो ब्रह्मा जी का मंदिर है, और वहां पर फेमस मेला भी लगता है। और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। क्या बन गया, सूबा मुख्यालय वह बन गया। सुप्रसिद्ध सूफी संत, सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। कहां पर, अजमेर में। और आप जानते हो अजमेर में इनका दरगाह भी है, किसकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है, अजमेर में है। काबुल और कांधार ये सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। क्या क्या, काबुल और कांधार। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम में इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदर पड़ गया। इस शिल्प का नाम क्या पड़ गया, बीदर पड़ गया था। ये तांबे और चांदी की जड़ाई में क्या थे, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद, याद रखिए मुर्शिदाबाद कहां स्थित है, भागीरथी नदी के तट पर। कहां पर, पश्चिम बंगाल में। कहां पर, पश्चिम बंगाल में भागीरथी के तट पर। रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। क्या हुआ था, रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया था। क्या, सूबा मुख्यालय बन गया था। नेक्स्ट है हमारा बिट्ठुल मंदिर कहां पर है, हम्पी में है। और हुंडी किसे कहा जाता है, हुंडी देखिए एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई रकम दर्ज रहती है, एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई ही रकम दर्ज रहती है। और अजमेर के पास ही मैंने आपको बताया था पुष्कर सरोवर है, यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका, ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है, पुष्कर में है। पुष्कर कहां पर है, अजमेर से 20-21 किलोमीटर दूरी है, राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट आपका है सूरत। सूरत को क्या कहा जाता है, पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पश्चिम का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, पश्चिम का प्रवेश द्वार सूरत को कहा जाता है। सूरत उर्मुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। क्या, सूरत क्या था, मुख्य द्वार सूरत था। और इसे क्या कहते हैं, मैंने अभी क्या बताया, पश्चिम का प्रवेश द्वार भी सूरत को कहा जाता है। सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत को क्या, पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और इसे मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो हज यात्री थे वो जहाज से यहीं से रवाना होते थे। नेक्स्ट है आपका 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था, तो 1686-87 में मिला लिया था। औरंगजेब से क्वेश्चन इसकी मृत्यु के बारे में बन जाता है 1707, याद रखिएगा इसकी मृत्यु कब हुई, 1707 में। 1800 शताब्दी में, और इसने 49 साल इसने शासन किया था, 49 साल शासन किया था। 1800 शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ।
जो आज प्रमुख महानगर हैं। कब हुआ? 1818वीं शताब्दी में। पुर्तगाली नाविक वास्को ड गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। कैसे पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था और वह 1498 में कालीकट पहुंचा। कब? 1498, बिल्कुल फिक्स याद रखिएगा डाटा। 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। यहां से एक क्वेश्चन आपको यह भी मिल गया कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। 1498 में आया और 1499 में ये वापस चला गया। 1499 में क्या हो गया? वापस ये चला गया। पूरा आप लोग फिक्स इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इटली वासी कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया था। किसने निश्चय किया था? इटली का था कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। आगे है 6 चैप्टर भी हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलने से पहले आपको क्या करना है? जो लाल बटन दिखाई दे रहा है यूट्यूब का, उससे सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कर दीजिए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा सफल बनाएंगे और लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। बिना कहेंगे तो आप कर नहीं सकते। और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट है चैप्टर 7 है हमारा, जिसका नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय। चैप्टर नंबर 7 का नाम रहने वाला है ये। तो इसमें देख लेते हैं। पंजाब में गोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। याद रखिएगा अकबर ने किसे मनसबदार बनाया था? तो याद रखिएगा आप, गख्खरों का जो मुखिया था कमाल खान, कमाल खान गख्खर को किसने बनाया था? अकबर ने क्या किया था? मनसबदार बनाया था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला करके उनको परास्त कर दिया था। 1591 में राजा मानसिंह ने क्या किया था? चेर लोगों पर हमला करके उनको परास्त किया था। और ये कौन थे? बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति थे। अकबर के सेनापति कौन थे? राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला करके उनको परास्त कर दिया था। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों कौन कौन सी जनजातियां? याद रखिए, कोली और बेराद। कोली बेराद ये याद रखिएगा। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कहां पर? गुजरात के कई इलाकों में भी ये लोग रहते थे। और दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां की विशाल आबादी थी। फिर सुन लीजिए इसको, याद से सुनिए। कोली लोग कहां? गुजरात में। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोली और बेराद। दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजाति। जो 3 नाम दे रखे हैं यहाँ पर, एक ये कोली गुजरात का, कोली बेराद कर्नाटक और महाराष्ट्र के, दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा और अन्य को छोड़ दीजिएगा। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है मैचिंग के रूप में ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए। नेक्स्ट है आपका खानाबदोश और भ्रमरशील समूह। खानाबदोश क्या थे? देखिए, घुमंतु लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं, यानी जिन पर पशु होते हैं, जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते हैं। खानाबदोश कौन लोग होते हैं? ये पशुचर घुमंतु लोग होते हैं। ये क्या करते हैं? एक चारागाह से दूसरे चारागाह ये घूमते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहते हैं। खानाबदोश भ्रमरशील
खानाबदेश और भ्रमणशील जो लोग समूह जो होते हैं, ये अक्सर उस जगह पर वापस आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। भ्रमणशील और खानाबदोश अक्सर उस जगह पर वापस आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। टांडा क्या कहलाता था? बंजारा लोग जो थे उनका जो कारवा होता था उसे टांडा कहा जाता था। बंजारी लोगों का कारवा टांडा कहलाता था। और स्थानांतरित कृषि आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि कई बार पढ़ चुके हो। इस तरीके के क्वेश्चन आप, किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। इतना इसमें था। ईवीएस में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो इसको। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कौन? गोंड लोग कहाँ रहते थे? गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदलने वाली कृषि करते थे। कौन? गोंड लोग। कौन? और कहाँ रहते थे? गोंडवाना वन प्रदेश में रहते थे। स्थानांतरीय कृषि ये करते थे। गटंगा के गोंद राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपका एग्जाम में पूछ लिया है कि संग्राम शाह संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की? तो गटंका का राजा कौन था? राजा अमनदास। कौन? राजा अमनदास। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। इसने क्या किया? उसके पुत्र था दलपत ने क्या किया था? महोबा के चंदेल जो राजा थे, राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। किससे? राजकुमारी दुर्गावती से। गटकटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों को निर्वात करने के में इसने खासा धन कमाया था। इन्होंने क्या किया था? हाथी पकड़ते थे और दूसरे राज्यों को निर्यात कर देते थे। इसमें इन्होंने अच्छा खासा धन इन्होंने कमा लिया था। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्ष पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किसने किया था? अहोमों ने किया था। किसने? अहोमों ने किया था। 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल अहोमों ने किया था। 1660 आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। कौन? अहोम लोग। कौन? अहोम। ये क्या हो गए थे? अहोम क्या हो गए थे? 1600 पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया इन्होंने, फिर 1660 आते आते ये क्या हो गए थे? ये बारूद और तोपों का भी निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। किसने? 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में क्या किया? मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। फिर समझिए, राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। क्या? पाइक कहलाते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम समाज जो कुलों में विभाजित था उसका नाम क्या था? उसे क्या कहा जाता था? उसे खेल कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें खेल कहा जाता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। फिर सुनिए, सबसे प्रसिद्ध जो पशुचारी और शिकारी संग्राह की जो जनजाति थी वो किसकी थी? वो याद रखिए, मंगोलों की थी। किनकी थी वो? मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, मध्य एशिया के घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं मध्य एशिया में? ये भी मैंने यहां पर मेंशन किया है, स्टे भी पाए जाते हैं। देखिए, इससे ज्यादा डिटेल, इससे ज्यादा अच्छा नोट्स मैं नहीं समझता कहीं आपको मिल सकता है। इतनी इजी लैंग्वेज, इतने इजी शब्दों में इस पीडीएफ को तैयार किया गया है कि आप एक बार में पढ़कर ही इसको इजीली समझ पाओगे। और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे।
1206 में चंगेज खान ने क्या किया था, मंगोल और तुर्की जनजाति में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य में बदल दिया था। किसने? चंगेज खान ने। कब की घटना है, कब की बात है? 1206 में चंगेज खान ने क्या किया, मंगोल और तुर्की की जनजाति में क्या कर दिया, एकता पैदा करके उनमें एक करके उसको शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया था। किसने? चंगेज खान ने। तो साथी है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है पीडीएफ लेनी चाहिए, तो पीडीएफ के लिए विद प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे 20-20 आपको। इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और प्लीज 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हो। और जिन मेरे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड से भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर आपका 8, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। चैप्टर नंबर 8 हमारा रहने वाला है ईश्वर से अनुराग। तो देखिए 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। कब? 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों यानी शैव संतों और अलवारों यानी वैष्णव संतों, याद रखिएगा, नयनार किसे बोला जाता था? जो शैव संत होते थे। और अलवार किसे कहा जाता था? वैष्णव संत होते थे। इन लोगों ने क्या किया था? इन आंदोलनों का नेतृत्व किया था, इन आंदोलनों का नेतृत्व किया था। ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग शामिल थे। ये संत क्या थे? ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पष्ट समझे जाने वाली जातियों के लोग शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ये क्या थे? बौद्धों और जैनों के ये कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। ये क्या करते थे? शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को ये मुक्ति का मार्ग बताते थे। नयनार और अलवार ये घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की क्या करते थे? प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे। कौन? नयनार और अलवार। नयनार और अलवार 10वीं से 12वीं सदी के बीच 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां संत कवियों ने यात्रा की थी। किसने बनवा दिए? 10वीं से 12 सदी के बीच बनवाए गए। किसने बनवाए? चोल और पांड्य राजाओं ने। चोल और पांड्य राजाओं ने क्या कर दिया? क्या करवा दिया? विशाल मंदिर बनवा दिए। कहां पर? जहां संत कवियों ने क्या किया था? यात्रा की थी। नेक्स्ट आपका भारत का सबसे प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ। कहां पर? केरल में हुआ। कब हुआ? 8वीं शताब्दी में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। और परमात्मा मतलब जो परम सत्य है, जो परम सत्य है। एक अद्वैतवाद का मतलब होता है जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। रामानुज कब पैदा हुए? 11वीं शताब्दी में पैदा हुए। कहां पर पैदा हुए? तमिलनाडु में। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट है आपका, उनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है। उनके अनुसार क्या है? मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है? विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विठुल के उपासक थे। किसके? भगवान विठुल के उपासक थे। और विठुल का मतलब समझ लिए, विठ्ठू का ही एक रूप है। ये विष्णु भगवान का ही एक रूप है। कौन? विठुल। कौन? ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ, तुकाराम, ये क्या थे? ये सभी क्या थे? भगवान विठुल के उपासक थे। किसके? भगवान विठुल के उपासक थे। विठुल भगवान विष्णु का ही एक रूप माने गए हैं। इस्लाम ने एकेश्वर यानी कि एक अल्लाह के प्रति
पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। किसने? इस्लाम, इस्लाम ने। किसने? इस्लाम धर्म ने। कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। कहां पर? कश्मीर में। कब हुआ? 15वीं और 16वीं सदी में। किसका? सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय कश्मीर में हुआ 15वीं और 16वीं सदी में। इस पंथ की स्थापना शेख नरुद्दीन वली ने की थी, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है। नंद ऋषि के नाम से किसे जाना जाता है? नरुद्दीन वली को जाना जाता है। जिसने कश्मीर में लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। खानका क्या होता है? सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते भी थे। खानका क्या है? ये सूफी संस्था जहां सूफी संत क्या थे? अक्सर रहते थे, उस जगह को खानका कहा जाता है। क्या? खानका कहा जाता है। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। जलालुद्दीन रूमी क्या था? महान सूफी शायर था। किस सदी का? 13वीं सदी का। किस सदी का? 13वीं सदी का। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य रचना की। इसने क्या किया? फारसी में काव्य रचना की। ईरान का ये रहने वाला था। कहां का रहने वाला था ये? ईरान का ये रहने वाला था। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। कौन? चैतन्य देव कहाँ के थे? बंगाल के थे। कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। तुलसीदास के बारे में देख लेते हैं। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। किसने? तुलसीदास ने राम के रूप में। अवधि, देखिए अवधि का याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी। तो तुलसीदास ने लिखी, याद रखिएगा, और अवधि में लिखी। अवधि में लिखी, याद रखिएगा, ठीक है। और अवधि कहां बोली जाती है? याद रखिएगा, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और रामचरितमानस इन्होंने किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी। किस भाषा में लिखी या किस बोली में लिखी? तो अवधि में लिखी रामचरितमानस। और सूरदास जो थे ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास कृष्ण के भक्त थे, तुलसीदास राम के भक्त थे। उनकी रचनाएं, इनकी रचना देखिए, ये क्वेश्चन आपका शायद यूपी टेट में पूछा गया था शायद, या सॉरी यूपी टेट नहीं, यूपी टेट नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूँ रिसेंटली पुलिस के एग्जाम में शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए सूरसागर, सूरतावली और साहित्य लहरी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़िए, कोई भी एग्जाम देने जाइए, जीके में एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है। यहां से जो आएगा, यहां से आएगा ही आएगा, यहीं से आएगा। 50 बुक पढ़ने के बजाय एक बुक एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी को 2-4 बार पढ़ लीजिए, हर एग्जाम के लिए दिक्कत आपकी खत्म। असम के शंकरदेव जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखने। शंकरदेव ने किस भाषा में कविता और नाटक लिखे? याद रखिएगा, असमिया भाषा में लिखे थे। उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई। नामघर क्या था? कविता पाठ और प्रार्थना गृह। कविता पाठ और प्रार्थना गृह क्या थी? नामघर। तो उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई। किसने? शंकरदेव ने। किसने चलाई? शंकरदेव ने। और ये क्या थे? विष्णु के ये भक्त थे। बंगाल के जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो ये की थी, आप याद रखिएगा, जयदेव ने। और जयदेव कहाँ के थे? बंगाल के। जयदेव कहाँ के थे? बंगाल के थे। कबीर 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। उनका पालन पोषण बनारस के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। किसका? कबीर का पालन पोषण और इनका जो, याद रखिए कहां पर पालन पोषण? बनारस में हुआ, एक मुसलमान यानी कि जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति मिल सकती है, या मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, या मुक्ति प्राप्त हो सकती है। किसने? कबीर ने बोला था भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है।
हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही लोग उनके अनुयायी हो गए। किसके? कबीर के। किसके? कबीर के। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही उनके अनुयायी हो गए। गुरु नानक का जन्म 1669, याद रखिएगा, 1539 की डेथ ईयर। इनका कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के नाना ननकाना साहब में है। क्या? तलवंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, तलवंडी में। इन्होंने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा की। इन्होंने, गुरु नानक ने क्या किया था? करतारपुर में एक केंद्र स्थापित किया। और ये कहां पर है? रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक। ये कहां पर है? रावी नदी के तट पर है करतारपुर। बाबा गुरु नानक के जो धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? धर्मसाल उसे कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्मसाल। क्या है ये? बाबा गुरु नानक के धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह चुनी गई, जो जगह नियुक्त की गई, उसे क्या कहा गया है? उसे धर्मसाल कहा गया है। आज के टाइम में ये गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। आज के टाइम में से क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक लहना नामक अनुयायी चुना। लहना नामक अनुयायी चुना। ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लहना नामक, इनका नाम क्या हो गया? गुरु अंगद हो गया। और गुरु अंगद क्या है ना, बताता हूं अभी आपको, आगे चलिए। गुरु अंगद नाम का महत्व था। गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। ये गुरु अंगद के नाम का महत्व क्या था? कि बाबा गुरु जो थे, गुरु नानक जो थे, उनके ही शरीर का ये अंग माने गए। गुरु अंगद ने के 3 उत्तराधिकारी, इनके 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। यानी गुरु अर्जुन के, अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी जो रचनाएं लिखी वो नानक के नाम से लिखी, और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। कब किया? 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। किसकी? याद रखिए, शेख फरीद की, संत कबीर की, भगत नामदेव की, गुरु तेग बहादुर, इन सभी की क्या की गई? वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। किसने प्रमाणित किया? संग्रह किसने किया? याद रखिएगा, तेग बहादुर ने। उत्तराधिकारी कौन थे? अच्छा, इनके उत्तराधिकारी कौन थे ये भी पूछ लिया जाएगा। तेग बहादुर के उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। सिखों का जो प्रमुख ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ जो है, ये क्या है? गुरु ग्रंथ साहब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। किसे? 1606 में जहांगीर ने दिया था आदेश। किसको? गुरु अर्जुन को। किसको? गुरु अर्जुन को। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि खालसा की संस्था का निर्माण किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? 1699 में। कब किया? 1699 में। मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? मार्टिन ने किया। ईसाइयों की ये पवित्र बुक। अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको संपूर्ण पीडीएफ विद 20 प्रैक्टिस सेट ऑफ 150 मार्क्स एंड 20 प्रैक्टिस सेट ऑफ 60 एसएसटी मार्क्स ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन मेरे साथियों ने, मेरे बहनों ने, मेरे भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है आपका
चैप्टर नंबर 9, इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा 10 बचेगा और इस तरीके से हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम कल से 8th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। इस इलाके में मलयालम भाषा बोली जाती थी। इस इलाके में क्या किया था? मलयालम भाषा बोली जाती थी। और आप जानते हो मलयालम केरल की भाषा है। ये मैंने आपको 3rd की बेस में पढ़ा रखा है। केरल की भाषा क्या है? मलयालम है। कथक तथा कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। किसका? कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। किससे? कथा शब्द से निकला है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की जाति थी। कहानी सुनाने वालों की जाति थी कथक। 14 से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। दिल्ली शासकों से ये स्वतंत्र थे। नेक्स्ट है आपका, ये तो आपका हो चुका। 1586 में अकबर ने बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। याद रखिएगा, अकबर ने बंगाल को कब जीता? 1586 में जीता और उसके जीतने के बाद उसको सूबा माना जाने लगा। उस समय तो प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाल की क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। याद रखिएगा, मतलब इसको ध्यान से पढ़िए। प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी थी, लेकिन बंगाली कैसी भाषा के रूप में? क्षेत्र की भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। और पीर क्या है? देखिए, फारसी भाषा का शब्द है। पीर क्या है? एक फारसी भाषा का शब्द है, जिसका जो अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है। इसका अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है पीर शब्द का मतलब। और पीर शब्द जो है एक फारसी भाषा का शब्द है। और बंगाल में 15वीं सदी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? 19वीं शताब्दी में आकर ये समाप्त हो गया। बृहद धर्म पुराण क्या है? बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। क्या है ये? संस्कृत ग्रंथ है। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, चैप्टर नंबर आपका होने वाला है ये चैप्टर नंबर 10। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। चैप्टर नंबर शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट, वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चैप्टर नंबर थोड़ा सा हमारा लेंथी रहेगा, इसको हम लोग 10 से 12 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए साथियों, ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 का पहली लाइन, फर्स्ट पॉइंट, कि 1765 तक ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। किसने? 1765 तक ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ब्रिटिश सत्ता ने। औरंगजेब की मृत्यु 1707। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ये मैं बार बार इसलिए बता देता हूं, है तो ये 7th क्लास का, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम में देखा है। नॉट ओनली इन सीटेट, ये ज्यादातर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता रहता है, इसलिए यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। एनसीईआरटी 7th क्लास का ये पार्ट है। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ये नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का शासक था। इसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 में किया। फिक्स डेट याद रखिएगा। और ये कहाँ का शासक था? ईरान का ये शासक था। और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। इसने क्या किया? संपूर्ण नगर को लूटा और बड़ी मात्रा में क्या ले गया? ये धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद
अफगान शासक कौन? अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। सबसे पहले किसने किया? नादिर शाह ने आक्रमण किया, और नादिर शाह के आक्रमण के बाद अहमद शाह ने आक्रमण किए थे। इसने 1748 से लेकर 1761 1748 से लेकर 1761 यानी कि 13 सालों के बीच में 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। किसने? अहमद शाह अब्दाली। कहां का शासक था? अफगान का शासक था। नादिर शाह कहां का शासक था? ईरान का शासक था। कहां का था? ईरान का था। ये कहां का था? अफगान का शासक था अहमद शाह अब्दाली। 1748 से 1761 के बीच में 5 बार इसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट की थी। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कब बिखर गया था? 18वीं शताब्दी के दौरान। देखिए, अंतिम ताकतवर मुगल शासक जो माना जाता है वो औरंगजेब तक ही माना जाता है। बहादुर शाह जफर अंतिम माना जाता है, लेकिन ताकतवर जो माना जाता है अंतिम, ये औरंगजेब माना जाता है। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। ये 3 कौन कौन से थे? अवध था, बंगाल था और हैदराबाद था। ये 3 प्रमुख कौन कौन से थे? अवध, बंगाल, हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद। नेक्स्ट है आप क्या? इन 3 राज्यों के संस्थापक कौन थे? सआदत खान था। सआदत खान कहाँ का था? अवध का था। मुर्शिद कुली खान बंगाल का था। और आसफा जहां, ये आपका हैदराबाद का था। कहाँ का था? हैदराबाद का था। तीनों याद रखिए। अवध का कौन था? शहादत खान। मुर्शिद कुली खान कहाँ का था? ये था बंगाल का। और आशफजा कहाँ का था? हैदराबाद का था। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा पद था। मुगल दरबार में क्या था? ऊंचा स्थान था इनका। निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। और इसका मैंने लिख दिया 1724 से लेकर 1748। कौन? निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसने क्या किया था? हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। कौन से राज्य की? हैदराबाद राज्य की इसने स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका, उसने क्या किया था? सर्वप्रथम सूबेदारी, अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार भी दे दिया गया था। बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अवध का जो सूबेदार, इसको कब नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा, अवध का सूबेदार इसको 1722 में नियुक्त किया गया था। कब? 1722 में नियुक्त किया गया था। और अवध क्या था? अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में, कहां पर? गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। अवध क्या था? एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार के मुख्य मार्ग होकर इसी से गुजरता था। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। किसके में? मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे क्या हो गया? मुगलों से अलग हो गया। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी थी, यानी स्वीकार नहीं किया था। किसने? मेवाड़, है ना। इसने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी थी, मेवाड़ ने। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र में नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। कौन? राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र के नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर क्या हुए? ये आसीन हुए या बैठे। कब? 1572, याद रखिएगा, 1572।
अंबेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किसने किया था? सवाई जयसिंह ने किया था। और ये कहाँ के थे? अंबेर के शासक थे। 5 जो वेधशाला है उनका निर्माण कहाँ का किया था? याद रखिएगा, दिल्ली में, जयपुर में, उदयपुर में, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, 5 जगह पर खगोलीय वेधशालाओं का इन्होंने क्या किया था? निर्माण किया था। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। किस नाम से विख्यात हैं ये? जंतर मंतर के नाम से ये विख्यात हैं। नेक्स्ट है आपका, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। कब की? 1699 में की, याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? 1708 में। कब हुई? 1708 में। और शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ। शाहजी और जीजाबाई से हुआ। इनके पिताजी का नाम शाहजी, माताजी का नाम जीजाबाई। कब हुआ शिवाजी का जन्म? 1630 में। शाहजी और शिवाजी जीजाबाई से हुआ। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। किसकी हुई? मराठा राज्य की स्थापना हुई। और पेशवा किसे कहा जाता है? पेशवा प्रधानमंत्री को ही पेशवा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, मराठा राज्य की राजधानी कहां थी? पुणे थी। मराठा राज्य की राजधानी पुणे। चौथ क्या था? चौथ था जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूल थे। दक्कन में किसको वसूलते थे? इसको मराठा। चौथ देखिए नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि 25% था। 25% आप जानते हो 1/4 होता है, इसलिए इसका नाम चौथ पड़ा। ठीक है ना। सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी था दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता के को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा क्या था? सरदेशमुखी। और चौथ याद रखिएगा, 1/4 से आप याद रखिएगा। चौथ में कितना परसेंट था? 25% था। 1/4 से याद रखिएगा, ये चौथ हो गया। वाजीराव प्रथम, जो वाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव प्रथम इनके पिताजी थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। सैन्य अभियानों के खिलाफ ये जाने जाते हैं। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसका क्या हुआ? काफी विस्तार हुआ। किसका? 1720 से लेकर 1761 से बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। अगला है आपका, 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात से मुगल छीन लिए गए। क्या हुआ? छीन लिए गए। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। कब? 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमा तेजी से बढ़ी। उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक, तमिल, तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। किसकी? आप याद रखिएगा, मराठाओं की। किसकी? मराठाओं की सीमा कहां तक फैल गई? उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक, तमिल, तेलुगु प्रदेशों तक इनकी सीमाएं फैल गई थी। नेक्स्ट है आपका, आगे देखते हैं कि 1720 के दशक में मालवा ने मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में इंदौर होलकर के आश्रय में 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। कब? 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद। जाटों ने
17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। जाटों ने कब की? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। कब? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। कहां पर? दिल्ली और आगरा। कौन कौन से शहर? दिल्ली और आगरा। कहां से? दिल्ली और आगरा। अगला है आपका, जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। क्या हो गए? महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय में पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से लेकर 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया। किसने? राजा सूरजमल ने। और भरतपुर के किले को लोहे किले भी नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेज कभी भी भेद नहीं पाए थे, ये कहा जाता है। नेक्स्ट तो साथियों, इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्लास 7th की हिस्ट्री दो पार्ट में हम लोगों ने कवर की। 6th की ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हिस्ट्री, 7th की भी आज यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लोग 8th की स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए, पीडीएफ चाहते हैं और ग्रुप, पीडीएफ आपको ग्रुप में दिया जाएगा, सुन लीजिए। इसके अलावा पीडीएफ कहीं भी मिलेगा, और 9808347403 पर नंबर पर मैसेज करके ही मिलेगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर, प्लीज 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट मटेरियल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है और लगातार आपको प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, प्लीज कर दीजिएगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको लेनी है जॉब, उसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।